दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आज अपन फिर यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन से हैं ये कॉन्सेप्ट और कैसे क्वेश्चन आएंगे इनसे। तो आज अपन कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस की यहाँ पर बात करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा? शर्त वाले कुछ वाक्य है। कंडीशनल सेंटेंसेस को हिंदी में अपन बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। तो शर्त वाले ये जो वाक्य होते हैं, इनकी संरचना यानी कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक तो होता है इफ़ से शुरू होने वाला, इसको हम बोलते हैं इफ़ क्लोज। क्लोज का मतलब होता है वाक्य, उपवाक्य। और एक कोमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस होगा, उसको अपन बोलेंगे मेन क्लोज। इसको बोलते हैं मेन क्लोज। एक होता है क्लोज, इफ़ क्लोज, एक होता है मेन क्लोज। अब इस क्लोज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, यानी कि वाक्य का एक पार्ट। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये समझ लो क्लोज का अर्थ कोई वाक्य यानी कि कोई सेंटेंस है। जो इफ़ से शुरू होगा वो इफ़ क्लोज होगा, और कोमा के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको अपन मेन क्लोज कहेंगे। अगर यहाँ पर इफ़ वाले भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा, तो जो मेन क्लोज होगा कोमा के बाद वाला सेंटेंस, उसमें अपन विल या शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल या शैल का, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे अपना सेंटेंस ये है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, और फिर अपन यहाँ पर लिखते हैं यू और खाली स्थान गेट सक्सेस, गेट सक्सेस। ये सेंटेंस है। अब अपने पास मान लो ये एक प्रश्न है और अपने पास ऑप्शन है पहला, कि ये पहला ऑप्शन है विल गेट, और दूसरा ऑप्शन है अपने पास वुड गेट, विल गेट, और दूसरा ऑप्शन है वुड गेट, और तीसरा ऑप्शन है अपने पास कैन गेट, और चौथा ऑप्शन है अपने पास गोट। ये चार ऑप्शन है। और अपने पास यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो इफ़ क्लोज है, और इफ़ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अगले पार्ट में या तो विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ये आ रही है विल और ये रहा फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए विल गेट सक्सेस। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो अगले पार्ट में जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आ रहा है, तो अगले पार्ट में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो ये हमारा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगा। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ये। इसी तरह एक अगले कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पर देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको यहाँ पर अपन देखते हैं। इसको देखना एक बार। इसमें अपन दूसरे एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इफ़ वाला कोई सेंटेंस है, इफ़ क्लोज जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर इफ़ वाला कोई सेंटेंस है और उसके बाद कोमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस है जिसको अपन मेन क्लोज कह रहे हैं। इफ़ वाले पार्ट में अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो फिर हम अगले वाले पार्ट में किसका प्रयोग करेंगे? अगले वाले पार्ट में हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा माइट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो वाक्य इफ से शुरू हो रहा है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इधर वाले कोमा के बाद वाले वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने पास ये सेंटेंस है कि इफ़ यू रोट ए लेटर, ये राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है। इफ़ यू रोट ए लेटर, इफ़ यू रोट ए लेटर, और अगले पार्ट में क्या आ जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये अपन लिखेंगे यू वुड पोस्ट इट, यू वुड पोस्ट इट। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। जब भी इधर वर्ब की सेकंड, इफ वाला सेंटेंस जो होगा उसमें जब भी सेकंड फॉर्म होगी अगले पार्ट में ये भी सही है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसी तरह इफ वाले पार्ट में अगर यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो फिर अपने इधर वाले पार्ट में अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वुड प्लस थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी हो सकता है और माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी हो सकता है जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया हो, इफ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं इफ यू हैड, इफ यू हैड कोल्ड मी, इफ यू हैड कोल्ड मी, और फिर अपन लिखेंगे आई वुड हैव, आई वुड हैव कम, आई वुड हैव कम, ये वाला सेंटेंस है। तो इफ वाला, ये सेंटेंस इफ वाला है और इसके साथ आ रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो अगले पार्ट में आ गया वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको इफ वाले पार्ट में क्या दे रखा है इसके हिसाब से अपने को अगले वाले पार्ट में लिखना है। जो इफ से शुरू हो रहा है उस पार्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे कि ये रोट, तो अगले पार्ट में इनमें से कोई एक आ जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ से शुरू हो रहा है सेंटेंस और उसमें आ रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो फिर अगले पार्ट में आ जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे ये देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। इस हिसाब से इसको अपन को कॉन्सेप्ट को बिठाना होता है और रूल के हिसाब से चलना होता है। इसके बाद अपने एक अगले रूल की बात करें तो जैसे ये वाला रूल है हमारा कि अगर किसी सेंटेंस में ए हॉट डे आ जाए, ए हॉट डे लिखा हो या फिर लिखा हो ए कोल्ड डे, कोल्ड डे, या फिर लिखा हो ए रेनी डे, रेनी डे, या फिर लिखा हो ए हॉलीडे, ए हॉलीडे, इनमें से कुछ भी हो। हॉट डे मतलब गर्म दिन, कोल्ड डे मतलब ठंडा दिन, रेनी डे मतलब बारिश का दिन और हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, और ऐसा लिखा हो और इससे पहले सेंटेंस में कहीं भी BEING बीइंग लिखा हो, तो ध्यान रखना इस बीइंग से पहले इट होना अनिवार्य है, ये इट होना चाहिए। ये हमारा एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में हॉट डे, कोल्ड डे, रेनी डे या हॉलीडे लिखा हुआ है और उससे पहले बीइंग लिखा हुआ है, तो उस बीइंग से पहले इट का होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेंटेंस में एरर होगी। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। मान लो कि अपने पास इस तरह का सेंटेंस है कि बीइंग ए कोल्ड डे, बीइंग ए कोल्ड डे, आई स्टे एट होम, स्टे एट होम, और ये है आगे नो एरर, ये वाला सेंटेंस। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, और ये है सेंटेंस का सी पार्ट, और ये है डी पार्ट। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक सेंटेंस है, उसके 4-5 टुकड़े कर दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कौन से पार्ट में गलती है।
तो ये सेंटेंस आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताना है कि किस भाग में गलती है। जिस भाग में गलती है वही आंसर है, और कोई गलती नहीं है तब आपका उत्तर होता है लास्ट वाला, नो एरर। तो इस सेंटेंस में आपको कहाँ पर गलती नज़र आ रही है, तो आप रूल पर पहुँचेंगे तो हमें दिख रहा है कोल्ड डे, ये रहा कोल्ड डे, और कोल्ड डे से पहले क्या दिख रहा है बीइंग। और जब भी हॉट डे, कोल्ड डे, रेनी डे, हॉलीडे, इससे पहले जब भी बीइंग होगा तो इस बीइंग से पहले क्या होना चाहिए था, इट, और यहाँ पर इट नहीं है। इसका मतलब ये गलती है कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। कि यहाँ पर इट होना चाहिए था और नहीं है, इसका मतलब इस भाग में गलती है, और जिस भाग में गलती है वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऐसा ही एक उदाहरण और देखते हैं अपने जैसे ये अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे, आई स्किप माई वर्क, आई स्किप माई वर्क, ये वाला है सेंटेंस, और इसमें पूछ रहा है नो एरर, और इसको मैं इट भी लिख देता हूँ पहले। तो इट बीइंग ए रेनी डे, और ये है सेंटेंस का ए पार्ट, ये है सेंटेंस का बी पार्ट, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब ये सेंटेंस है मेरे पास कि इट बीइंग ए रेनी डे आई स्किप माई वर्क, बारिश का दिन होने के कारण मैंने अपने काम को स्किप किया, छोड़ा, त्यागा। तो इस वाक्य में क्या गलती है, जब अपन इस वाक्य के स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं तब अपन देखते हैं रेनी डे आ रहा है, ये रहा रेनी डे, और रेनी डे से पहले क्या है बीइंग, तो ये रहा बीइंग। अगर रेनी डे से पहले बीइंग है तो उससे आगे क्या होना चाहिए, उससे आगे इट होना चाहिए, तो यहाँ पर इट भी है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, और जब कोई भी गलती नहीं है तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा, तब उत्तर हमारा होगा डी। तो इस सेंटेंस में आंसर हमारा होता है डी, कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है, और जब कोई गलती नहीं होती है तब हमारा उत्तर होता है डी। इसलिए इस सेंटेंस में हमारे कोई गलती नहीं है, तो इसलिए इस सेंटेंस में हमारा उत्तर होगा नो एरर। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। अगर किसी सेंटेंस में हो टाइप ऑफ, ये लिखा आता है टाइप ऑफ, या फिर ये लिखा होता है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, या फिर रैंक ऑफ, रैंक ऑफ, इस तरह से लिखा होता है, और इनमें से इसके आगे कोई नाउन पड़ा हो। नाउन किसको बोलते हैं, नाउन का मतलब कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी वस्तु भी हो सकती है, और कोई भी स्थान भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो उसको नाउन कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या रैंक ऑफ ऐसा लिखा है और उसके बाद में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, तो उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं कि आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल ये होता है एन और द, इसको बोलते हैं आर्टिकल। एन द, ये आर्टिकल है। अगर किसी सेंटेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, रैंक ऑफ है और उसके बाद में कोई नाउन है, और नाउन का मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया तो फिर सेंटेंस में वो गलती मानी जाएगी। इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लो इस तरह का एक वाक्य है कि आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए बुक, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए बुक, और इसमें है नो एरर। अब ये है सेंटेंस का ए पार्ट, ये है सेंटेंस का बी पार्ट, ये है सेंटेंस का सी पार्ट, और ये है डी पार्ट। अब यहाँ पर अपन को दे रखा है
यहाँ पर अपन को दे रखा है कि ये सेंटेंस के 4 टुकड़े हैं और इसमें कौन से टुकड़े में गलती है, कौन से पार्ट में एरर है, ये अपन को बताना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं टाइप ऑफ लिखा आ रहा है, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ ये रहा, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, रैंक ऑफ। इस टाइप ऑफ के बाद में लिखा रहा है बुक। बुक क्या है, कोई वस्तु है। तो इस जब भी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, रैंक ऑफ लिखा होता है और उसके बाद अगर कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आर्टिकल का मतलब ए, एन और द में से किसी का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है जो कि गलत है, ये नहीं आना चाहिए था। और ये कौन से पार्ट में आ रहा है, सी पार्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बुक। यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है कि आई लाइक दिस टाइप ऑफ, आई लाइक दिस टाइप ऑफ ए सॉन्ग। और यहाँ पर भी अपन कहते हैं नो एरर। तो इस सेंटेंस का ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये हमारा तीसरा पार्ट है, ये हमारा चौथा पार्ट है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेंटेंस में गलती कहाँ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिस टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ के बाद यहाँ पर नाउन है। तो इस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है, तो ये सेंटेंस में गलती है और इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। इस सेंटेंस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है टू मच और मच टू। एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। टू मच और मच टू ये है। टू मच और मच टू में फ़र्क ये है कि टू मच जो होता है इसके बाद में कोई नाउन आना चाहिए। नाउन का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी थिंग का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का प्रयोग किया जा सकता है टू मच के बाद। लेकिन ये जो मच टू होता है इसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, इसके बाद प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला कोई वर्ड, यानी कि विशेषण होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, विशेषण बोलते हैं। तो टू मच और मच टू का प्रयोग है ये। और आपको याद ये रखना है कि जब टू मच है तो उसके बाद कोई नाउन होना चाहिए, और अब मच टू है तो उसके बाद कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण। और विशेषण यानी कि कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे अच्छा, बुरा, जवान, बूढ़ा, ये विशेषता बताने वाले वर्ड हैं, तो इसको विशेषण अपन कहते हैं यहाँ पर। अब मान लो कि अपन इस तरह का एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव और मच टू बुक्स। आई हैव मच टू बुक्स इन माई बैग और नो एरर। इस तरह का ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, ये है हमारा सेंटेंस का बी पार्ट, और ये है हमारा सी पार्ट, और ये है हमारा डी पार्ट। अब ये कह रहा है कि आई हैव मच टू बुक्स इन माई बैग। तो यहाँ पर गलती क्या है, इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बुक्स है, और बुक्स यानी कि कोई थिंग है, इसका मतलब ये नाउन है। अब ये अगर नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है, टू मच आता है या मच टू, तो उत्तर मिलता है टू मच आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मच टू लिख रहा है, तो ये मच टू गलत है, क्योंकि इधर नाउन है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था टू मच। अगर कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान है तो उससे पहले मच टू नहीं आएगा, मच टू तो एडजेक्टिव से पहले आता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, टू मच आना चाहिए था। और ये गलती कहाँ है,
बी पार्ट में, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। जिस भाग में गलती है वही हमारा उत्तर है। उसके बाद एक अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं, जैसे देयर आर और अपन लिखते हैं टू मच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टू मच ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन दिस गार्डन, ये वाला सेंटेंस है। और यहाँ पर अपन लिखते हैं नो एरर। अब आपको सही सेंटेंस ढूंढना है, सही भाग ढूंढना है, या फिर अपन ये कहते हैं कि इस सेंटेंस के किस भाग में गलती है उसको अपने को ढूंढना है। जिस भाग में गलती है वही हमारा उत्तर है। देयर आर टू मच ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। तो ब्यूटीफुल तो विशेषता बताने वाला वर्ड है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। और यह विशेषण कह दो आप, ये विशेषण है या एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, इससे पहले मच टू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, टू मच आ रहा है, तो टू मच यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था मच टू नहीं होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद आपको इस रूल के हिसाब से रखना है कि जब कोई नाउन होगी अर्थात कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान होगा तो उससे पहले तो टू मच आएगा, और अगर कोई विशेषता बताने वाला वर्ड होगा उससे पहले मच टू आएगा। तो ब्यूटीफुल विशेषता बताने वाला वर्ड है, इसलिए मच टू आना चाहिए था, टू मच तो यहाँ पर गलत होगा, यहाँ मच टू आना चाहिए। और ये गलती जिस भाग में है वही हमारा आंसर है। तो इसमें के बी भाग में गलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ बी आंसर होगा। ये वाला सेंटेंस देखें तो बुक क्या है, बुक तो कोई वस्तु है, और वस्तु है इसका मतलब नाउन है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए था, टू मच आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मच टू आ रहा था, तो ये गलत है। और ये गलती कौन से पार्ट में, बी, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, बी। तो कुल मिलाकर जिस भाग में गलती होती है वही हमारा उत्तर होता है। आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तब आपका उत्तर होता है लास्ट वाला, जिसको लिखा जाता है नो एरर। तो फिलहाल यहाँ पर गलती है, और फिर अपन चलते हैं एक नए रूल पर। अब अपने को नया रूल ये याद रखना है, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। वैसे एक जीरो आर्टिकल भी होता है, इसको तीन टाइप के आर्टिकल मान लो। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल में तो हम आर्टिकल द का यूज पढ़ते हैं। और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसमें दो आर्टिकल होते हैं, ए और ए एन का प्रयोग। और एक जीरो आर्टिकल भी होता है, जीरो आर्टिकल का मतलब इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता, उसको अपन जीरो आर्टिकल कहते हैं। अर्थात कोई भी, ना तो ए, ना एन, ना द, किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें आपको ए और ए एन का प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। आप ए का प्रयोग करो तो याद रखना कि उस शब्द को बोलते समय कै से लेकर गे तक हिंदी के अक्षर की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आप उस शब्द को बोल रहे हैं और इनमें से किसी की भी आवाज़ आ रही है कै से लेकर गे तक की अक्षर की, तो आप उससे पहले ए लगाओ। और अगर आपको ये लगता है कि ए से लेकर अड़े खाली बोलते हैं इसको, इसकी आवाज़ आ रही है उस शब्द को बोलते समय, तो फिर आपको एन का प्रयोग वहाँ पर करना होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैं ऐसे कह दूँ कि आई सा स्पेस ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। अब ये हमारा प्रश्न है, और मान लो मेरे पास आर्टिकल है, एक तो ए और एक ए एन, इन दोनों में से मेरे को एक का प्रयोग करना है, तो मैं किसका प्रयोग करूँगा? मैं इसका प्रयोग करने से पहले ये देखूंगा कि इस शब्द जो रिक्त स्थान के बाद वाला शब्द है ना, इसको बोलते समय आवाज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक के अक्षर की आ रही है या यहाँ से लेकर यहाँ तक के अक्षर की आ रही है। अगर कै से लेकर गे तक के अक्षर की आवाज़ आ रही है जब, तो मैं ए का प्रयोग करूँगा।
और अगर ए से लेकर अड़े खाली तक के अक्षर की आवाज़ आ रही है तो मैं एन का प्रयोग करूँगा। अब मैं इसको लिख के देख लेता हूँ किसकी आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा ओल्ड, तो यहाँ पर आवाज़ किसकी आ रही है, ओ की, और ओ अक्षर यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इसलिए मैं अब किसका प्रयोग करूँगा, एन। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। लेकिन हमेशा ये वाला ओ जो है ना, ये ओ की आवाज़ नहीं देगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि आई सा वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाला आदमी देखा। अब यहाँ पर फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और ए एन। अब मैं किसका प्रयोग करूँगा, अब मैं फिर देखूँगा कि इस शब्द की आवाज़ किसकी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा तो ये आएगा वन, वे की आवाज़ आ रही है। और वे आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ के बीच का अक्षर है, तो अब की बार क्या आर्टिकल आएगा, अब की बार आर्टिकल आएगा ए, आई सा ए वन आइड मैन, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये चेक करना है कि आवाज़ इन अक्षरों की आ रही है या इन अक्षरों की आ रही है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आर्टिकल को सेट करना होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यूरोपियन, यूरोपियन, और फिर मैं एक यहाँ पर दूसरा वर्ड लिखता हूँ एलिफेंट, एलिफेंट, और फिर मैं एक तीसरा वर्ड लिखता हूँ कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनियन, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अम्ब्रेला, UMBRELLA, और यहाँ पर छठा वर्ड है MLA, और यहाँ पर सातवां वर्ड है LDC, और आठवां वर्ड है UDC, ठीक है, और नौवां वर्ड है MA, और 10वां वर्ड है BA। तो आपको इन रिक्त स्थान के बाद आने वाले शब्दों को पढ़ के देखना है कि आवाज़ किसकी आ रही है। इन अक्षरों की आवाज़ आ रही है जब तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और इन अक्षरों की आवाज़ आ रही है तो आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। अब आप इसको पढ़ के देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आवाज़ किसकी आ रही है। जैसे मान लो इसको लिखना है, इसको लिखेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे यूरोपियन, ऐसे लिखेंगे यूरोपियन, यानी कि स्पेलिंग भले ही ई से शुरू हो रही है लेकिन इसको यूरोपियन बोलेंगे। तो यूरोपियन में यह आ रहा है और यह यहाँ से लेके यहाँ तक का अक्षर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अक्षर है तो क्या आना चाहिए, आर्टिकल ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए यूरोपियन। इसी तरह ये अक्षर, ये स्पेलिंग भी ई से शुरू हो रही है लेकिन यहाँ पर अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा मिलेगा अपने को, एलिफेंट, एलिफेंट में ए अक्षर आ रहा है। इधर वाला ये वाला ई तो ये की आवाज़ दे रहा था और ये वाला ई जो है वो ए की आवाज़ दे रहा है, और ए अपने को पता है यहाँ से यहाँ के अक्षर है, और जब यहाँ से यहाँ का अक्षर होता है तो आर्टिकल एन आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने अब की बार क्या लिखेंगे, एन, एन एलिफेंट। ऊपर आएगा ए यूरोपियन, यहाँ पर आएगा एन एलिफेंट। यूनिवर्सिटी को लिख कर देखते हैं क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमने ऐसे लिखा तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, यह, और यह यहाँ से लेके यहाँ तक का अक्षर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के अक्षर के लिए आर्टिकल क्या आएगा, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनिवर्सिटी। और इस को हम कैसे लिखेंगे, यूनियन, इसको हम लिखेंगे यूनियन, तो ये भी ये क्या अक्षर है, और हमें पता है यहाँ से यहाँ के बीच का अक्षर है, यहाँ से यहाँ के बीच के अक्षर में अपन क्या लिखेंगे, ए, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ए यूनियन। लेकिन यहाँ पर भी यू है, इसको जब अपन लिखेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला किसकी आवाज़ दे रहा है, ए की, और ए की आवाज़ दे रहा है तो यहाँ से यहाँ के बीच की आवाज़ है, तो फिर क्या होगा, एन अम्ब्रेला,
जब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की आवाज़ है तो फिर अपन क्या लगाते हैं, एन, तो ये हो गया एन अम्ब्रेला। इसको लिखेंगे जब अपन, तब अपन ऐसे लिखेंगे एम एल ए, एम एल ए, तो ये ए की आवाज़ आ रही है और ए यहाँ से यहाँ के बीच का अक्षर है तो क्या आएगा एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एन एम एल ए। और ऐसे ही अपन इसको लिखेंगे एल डी और सी, एल डी सी, तो ये किसकी आवाज़ दे रहा है, ए की, और ए यहाँ से यहाँ के बीच का अक्षर है तो क्या आएगा एन, तो ये हो जाएगा एन एल डी सी। इसी तरह यू डी सी, यू डी सी, तो ये अक्षर पहला क्या है, ये, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अक्षर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अक्षर है तो आर्टिकल क्या आएगा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए यू डी सी। एम ए, इसको जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम ए अक्षर आ रहा है और ए यहाँ से लेके यहाँ तक का अक्षर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एम ए। और जब आप इसको लिखोगे बी ए तो यहाँ पर बे की आवाज़ आ रही है और बे जो यहाँ से यहाँ के बीच का अक्षर है तो आर्टिकल आएगा ए। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है कि आवाज़ किसकी आ रही है। यह आवाज़ जो है ना कै या गे के बीच की आवाज़ है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, और अगर ए से लेकर ए तक की आवाज़ आ रही है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अभी हम आर्टिकल द की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम इसके यूज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि आवाज़ जो है कै से लेकर गे तक की आवाज़ आ रही है या ए से लेकर खाली तक की आवाज़ आ रही है। कै से लेकर गे तक की आवाज़ होगी तो ए का प्रयोग करो, और ए से लेकर खाली तक की आवाज़ आती है तब आपको एन का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा भी इन दोनों का प्रयोग होता है, और कहाँ और कैसे होता है उस प्रयोग को भी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि नेम ऑफ मील, नेम ऑफ मील, नेम ऑफ मील का अर्थ होता है भोजन का नाम। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, भोजन का नाम, भोजन का नाम, नेम ऑफ मील। नेम ऑफ मील होता है भोजन का नाम। तो भोजन का नाम जब भी होगा ना उससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल ए, एन या द। भोजन के नाम से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन भोजन, भोजन का नाम क्या, भोजन का नाम का मतलब जैसे अपन बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, जो नाश्ता है वो ब्रेकफास्ट। या फिर अपन बोलते हैं लंच, दोपहर का भोजन, या फिर अपन बोलते हैं डिनर, रात का भोजन। तो भोजन का जो नाम होता है ना, ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, आप इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण से अपन देख लेते हैं कैसे। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ आई हैव स्पेस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये है हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग में अगर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 है ए, ऑप्शन नंबर बी है ए एन, ऑप्शन नंबर सी है द, और ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं, यानी कि क्रॉस। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आंसर आएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भोजन का नाम है ब्रेकफास्ट, तो भोजन के नाम के से पहले तो आर्टिकल आता ही नहीं है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो भोजन के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात क्या है, लेकिन एक बात, और वो बात क्या, कि अगर भोजन का नाम दे रखा है, भोजन
का नाम, भोजन का नाम है और इस भोजन के नाम से पहले इस भोजन की कोई विशेषता बताई हुई है, इस भोजन की कोई विशेषता बताई हुई है ना, तो आर्टिकल आ सकता है। तब आर्टिकल ए या एन का या द का प्रयोग अपन कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं अगर भोजन का नाम के पहले उसकी विशेषता बताई हुई है तो। जैसे उदाहरण इस तरह का है अपना कि ये वाला क्वेश्चन है, आई हैव स्पेस हैवी ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वाला सेंटेंस है। अर्ली इन द मॉर्निंग ये वाला हमारा सेंटेंस है। आई हैव हैवी ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखो भोजन का नाम है ब्रेकफास्ट, लेकिन इसकी विशेषता भी दे रहा है कि कैसा भोजन, हैवी भोजन, हैवी ब्रेकफास्ट। तो फिर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे आई हैव ए हैवी ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। भोजन के नाम के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं आ सकता था, लेकिन भोजन के नाम से पहले अगर कोई विशेषता दे रखी है भोजन की तो फिर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। किसका प्रयोग, आर्टिकल द, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको अपन यहाँ पर समझेंगे। तो इसका प्रयोग सबसे पहले अगर हम बात करें तो मान लो ऐसा सेंटेंस है, आई सा स्पेस बॉय, और फिर अपन लिखते हैं बॉय वॉज वीपिंग, ये वाला सेंटेंस है। आई सा बॉय वॉज वीपिंग, तो यहाँ पर तो आएगा आर्टिकल ए और यहाँ पर आएगा आर्टिकल द। अब यहाँ पर ए और वहाँ पर द क्यों है, तो ये भी बॉय और ये भी बॉय, तो यहाँ पर आर्टिकल ए और यहाँ पर द क्यों आया, क्योंकि ये बॉय पहली बार आया है इस सेंटेंस में। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो ये बॉय फर्स्ट टाइम आया है। अगर कोई नाउन पहली बार आ रहा है सेंटेंस में तो उससे पहले तो आर्टिकल ए या ए एन लग सकता है, लेकिन वही नाउन या वही सब्जेक्ट वही चीज़ दोबारा रिपीट होगा सेंटेंस में, तो फिर उससे पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। यही बॉय वापस रिपीट हुआ है, तो रिपीट होने के कारण यहाँ पर अपन आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देख लो, मान लो कि अपन ऐसे लिखते हैं, आई मेट अ स्पेस ओल्ड मैन और फिर स्पेस ओल्ड मैन वॉज लाफिंग का अर्थ होता है हंसना। अब देखो ये ओल्ड मैन पहली बार आए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ओल्ड मैन पहली बार आया तो एन ओल्ड मैन, और ये ओल्ड मैन ये वाला वर्ड जो है ना वो पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग करो। तो अगर कोई नाउन पहली बार आ रही है जब तो आर्टिकल ए लगाओ या एन लगाओ, लेकिन वही अगर रिपीट हो रहा है तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दूसरा प्रयोग इसका होता है कोई भी धर्म या कोई भी राष्ट्रीयता बताने वाला कोई शब्द है। राष्ट्रीयता यानी कि कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन या कोई भी नेशनलिटी बताने वाला जो शब्द है उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो भी जाति है, आपका जो भी धर्म है, आपकी जो भी राष्ट्रीयता है, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपकी जो भी जाति है, जाट, राजपूत, सैनी, वर्मा, शर्मा, जो भी है, आपकी जो भी जाति है, आप अपनी जाति के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं।
और आपका जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। आपकी राष्ट्रीयता जो भी है उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर अपन ऐसे लिखें द ब्राह्मण, द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जाति है, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करो। जैसे अपन बोलते हैं द जाट, तो यहाँ पर इसके साथ भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। या अपन बोलते हैं द राजपूत, तो इसके साथ भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। द शर्मा, द वर्मा, जो भी कास्ट है सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी धर्म के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द हिंदू, ये धर्म है, तो इसके साथ अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द मुस्लिम, इसके साथ भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा द सिख, इसके साथ भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी धर्म के साथ अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। या द क्रिश्चियन जो होता है उसके साथ भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के साथ भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द इंडियन, द इंडियन के साथ अपन इंडियन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, बट आप इंडिया के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ देश हैं जिनके नाम बहुवचनीय है, उन देशों के नाम के साथ आर्टिकल लगाया जा सकता है। या भारत के जो स्टेट है उनमें पंजाब के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब के साथ इसलिए कर सकते हैं कि पंजाब 5 नदियों का समूह है, तो वो प्लूरल माना जाता है, वो बहुवचन माना जाता है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। और देशों के जो बहुवचनीय नाम है जैसे यूएसए, यूएई, यूके, इनके साथ वेस्ट इंडीज़, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। बाकी चाइना के साथ, जापान के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अगर देशों का बहुवचनीय नाम है तो आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। तो द इंडियन हो सकता है, बट अगर अपन द इंडिया लिखेंगे तो ये गलत होता है, इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो द पंजाब, द पंजाब लिखा जा सकता है। और यहाँ पर द यूएसए लिखा जा सकता है, यूएसए, द यूके लिखा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम, ये हो सकता है। द वेस्ट इंडीज़ भी हो सकता है, द वेस्ट इंडीज़, इसका प्लूरल नाम है, ये नाम बहुवचनीय नाम है, इसलिए आप इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आप एक वचन देशों के नामों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। द चाइना नहीं हो सकता, द पाकिस्तान नहीं हो सकता, द इंडिया नहीं हो सकता, या कोई और दूसरा देश जिसका सिंगुलर नाम है उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल द की ये वाली बात हुई। उसके बाद आर्टिकल द की और बात करें, तीसरा नंबर यूज़, तीसरा नंबर यूज़ ये कहता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है उसके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। वाद्य यंत्र का मतलब कोई हारमोनियम हो सकता है, फ्लूट यानी कि बांसुरी हो सकती है, पियानो हो सकता है, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी वाद्य यंत्र के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसे कह दूं कि आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल हाउ टू प्ले द पियानो, ये पियानो जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। या मैं इसके बदले फ्लूट लिख दूं, फ्लूट का अर्थ क्या होता है? बांसुरी, और ये पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो, और किसी भी वाद्य यंत्र के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं कल। नमस्कार।
क्या है कमेंट मन तो समझ ही को नहीं आया।